हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं जिससे आप सभी की एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से हो सके। तो आज मैंने बीबीसीसीटी 115 2025 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आई हूं। मैं बीएससी बायोकेमिस्ट्री के सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। पूरा का पूरा होल पेपर सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा बीबीसीसीटी 115 का। बीबीसीसीटी 115 जिसका कोर्स टाइटल है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बताया कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है और पूरे क्वेश्चन पेपर को, पूरे आंसर्स को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक ही चीज करनी है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का लिंक आपके मोबाइल पर सीधा जा सके। तो आपको पता है बीएससी बायोकेमिस्ट्री में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पेपर है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का। ठीक है, इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 70। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होता है और क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक आपकी मर्जी है, कोई से भी 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब 8 में से आपको कोई 6 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। ड्रॉ डायग्राम वेयरएवर नेसेसरी, आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं जहां पे भी नेसेसरी, जहां पे भी आवश्यकता हो। चलिए आइए क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ द नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग एनी टू। किसी भी दो चीजों के आपको डायग्राम बनाने हैं, चाहे आप नेफ्रॉन का बना लीजिए, हमने 12th में भी किया है, 11th में भी किया है, चाहे आप स्पर्म से बना लीजिए या फिर सीरिएटेड मसल के। सीरिएटेड मसल और स्पर्म बहुत इजी है और नेफ्रॉन थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट आपको तीनों ही मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। यहाँ पे तीनों ही डायग्राम्स दिखाऊंगी और उसको कैसे लेबलिंग करते हैं वो बताऊंगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। ऐसा नहीं है वीडियो बोरिंग जाएगी, वीडियो बहुत अच्छी जाने वाली है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये वीडियो खासकर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो वर्किंग है और जिनके पास टाइम इतना नहीं मिल पाता है कि वो पूरे बुकलेट को अच्छे से रीड करे, उसको स्टडी करे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। हीमोफीलिया पे लिखना है या फिर मेमोरी पे या फिर एंथीरोस्क्लेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इंट्रासेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में डिफरेंस बताना है, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होता है उसको, उसके बीच में डिफरेंस बताना है। रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम। फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम जो मैकेनिज्म है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी। वीन, आर्टरी और कैपिलरीज को ही हमें इसमें इलाबोरेट करना है, डिस्क्राइब करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जो कि हम बचपन से 8वीं क्लास से 8th क्लास से पढ़ते आए हैं। व्हाट इज पल्मोनरी एडिमा, इनैंडेट द फैक्टर कॉजिंग द पल्मोनरी एडिमा। बी पार्ट है इसका एक्सप्लेन द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कि हम जो कार्बोहाइड्रेट है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है उसके डिफरेंट फेजेस को एक्सप्लेन करना है। डिस्कस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल के अलग अलग स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 गिव एन ओवरव्यू ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी इन ह्यूमन। ह्यूमंस में हम कैसे ओवरव्यू करते हैं और हमें कैसे चीजें याद रहती है उसके बारे में बस लिखना है। व्हाट आर लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस और वो टेस्ट क्यों किए जाते हैं, उनके इंपॉर्टेंस लिखने। बहुत इजी क्वेश्चन आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी के पेपर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ममेलियन किडनी। हमारी किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बताना है। मतलब उसको स्ट्रक्चर बना दिया, उससे फंक्शंस लिख दिया कि किडनी क्या क्या काम करती है। 6 से 8 पॉइंट लिख लिया, इनफ होता है अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रीनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड बफर सिस्टम। रीनल रेगुलेशन क्या होता है, ब्लड बफर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। न्यूरोट्रांसमीटर पे लिखना है या फिर माइक्रो सर्कुलेशन पे या फिर बोन सेल्स पे या फिर स्मूथ मसल सेल्स पे। टोटल 8 क्वेश्चन है जिसमें से पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 के बीच में कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आइए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक डायग्राम बनाने थे और उनको लेबल करना था। तो आपको डायग्राम बनाने से पहले नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बना के उसको हमें लेबल करना है। लेबल कौन कौन सी चीजें करनी है, बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको पीसीटी बोलते हैं, लूप ऑफ हैनली, डिसेंडिंग लिंब और असेंडिंग लिंब को लूप ऑफ हैनली बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को और कलेक्टिंग डक्ट को। ये 6 पॉइंट जो है, ये 6 नेम्स जो है ये नेफ्रॉन में जरूर मेंशन करने हैं। और इसी का जो सेकंड था स्पर्म का डायग्राम बनाना, उसको लेबल करना और कौन कौन से पार्ट लेबल करने। सबसे पहले हेड को करना है जिसमें न्यूक्लियस होता है। ये हो गया हेड, इसमें होता है न्यूक्लियस है, ये हेड है जहाँ पे एक्सोस्पर्म होता है। ये होता है मिडल पार्ट, इसको बोलते हैं नेक। मिडल पार्ट में होता है माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पे नीचे होती है टेल। टेल को हम फ्लैजेलम भी बोलते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करती है। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक्सोस्पर्म कैप-लाइक स्ट्रक्चर होता है और नेक क्या करता है, टेल और हेड को जॉइन करता है, जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो थर्ड हमें डायग्राम बनाना था स्टीरिएटेड मसल का, जिसमें डायग्राम था और उसको लेबलिंग क्या करना है, हमें मसल फाइबर को लेबल करना है डायग्राम में। न्यूक्लियस पेरिफेरी पे होते हैं, स्टीरिएशंस करने हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं, सार्कोलेमा होता है उसमें। मसल फाइबर हो गई, इसके पेरिफेरी पे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं मसल फाइबर में और डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। ये है डार्क और लाइट बैंड्स है न्यूक्लियस। मसल फाइबर से जो छोटे छोटे इसमें लाइनें दिखती हैं वो होती है मसल फाइबर। सार्कोलेमा जो होती है, जो बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में। इसका डायग्राम भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए के डायग्राम है जो कि मैंने अभी आपको बताया था। जैसे कि नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में इसमें बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया गया, लेबल किया गया, लेकिन आपको 6 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी हैं वो 6 चीज़ें, डीसीटी, लूप ऑफ हैनले, कलेक्टिंग डक्ट, पीसीटी, बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस।
ये याद रखना है, इनको आपने लेबल कर दिया तो आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। और अगर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ईजी वे में कैसे ड्रॉ करें ये जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डाल दूँगी। नेक्स्ट है स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे ऊपर होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या करता है? पेनिट्रेशन का काम करता है। ओवम में न्यूक्लियस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक है जो कि हेड और टेल को जोड़ता है आपस में। मिडल पीस है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट हमारा सीरिएटेड मसल का। सीरिएटेड मसल में जो बाउंड्री होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। सीरिएशंस होती है मतलब डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, जो ये लाइनें बनी हुई हैं इसमें, ये है डार्क और लाइट बैंड्स है। न्यूक्लियस होता है जो कि पेरिफेरल पे होता है मतलब किनारों पे होता है। मसल फाइबर्स होते हैं इसमें। ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए का डायग्राम। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी का हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करता है। और ये होता कैसे है? कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, फैक्टर 8 और 9। अब हीमोफीलिया का मतलब क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर को अफेक्ट करता है, इसका मतलब ये है कि जिस भी बच्चे को या जिस भी इंसान को अगर हीमोफीलिया डिजीज है तो उसको क्या होगा, अगर उसको छोटा सा भी कोई भी घाव होता है, छोटी सी भी खरोच आती है, तो उसका तो ब्लीडिंग रुकने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि उसकी क्लॉटिंग ही नहीं बनेगा। जनरली आपने नोटिस किया होगा कि हमारे हाथ पे छोटा सा भी कट लगता है तो कुछ सेकंड्स के लिए ब्लीडिंग तो होती है, लेकिन उसके बाद उसमें क्लॉटिंग्स बन जाती है, थक्के बन जाते हैं खून के, और उसके बाद उसमें ब्लीडिंग हमारी रुक जाती है। बट जिन भी बच्चों को या जिन भी लोगों को हीमोफीलिया डिजीज होता है, उनका जो ये फैक्टर है क्लॉटिंग फैक्टर, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता और उनकी ब्लीडिंग अगर चोट लगने पे उनकी ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं रुकती। और ये होता किस वजह से है? इट इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ये मेनली फीमेल कैरियर्स होती हैं, फीमेल के थ्रू ये उनके आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर होता है। हीमोफीलिया डिजीज मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्टली किसमें होते हैं? मेल्स में ज्यादा हीमोफीलिया डिजीज पाए जाते हैं। फीमेल्स ओनली कैरियर्स होती हैं, मतलब फीमेल के थ्रू ही मेल्स में ये जाता है, मतलब उनके जो मेल बच्चा होगा उसी में हीमोफीलिया डिजीज मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसफर होते हैं। लीड्स टू प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग इवन फ्रॉम स्मॉल इंजरीज। अगर छोटी इंजरी भी होती है तो वो बहुत लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होती है उसमें। इंटरनल ब्लीडिंग होती है, स्पेशली जॉइंट्स इज कॉमन। इसमें क्या होता है, अगर जॉइंट्स में कोई घाव या चोट आ गई तो वो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है और वो जॉइंट्स बहुत ही टाइम लगता है ठीक होने में। परमानेंट क्योर इसका बिल्कुल भी नहीं है हीमोफीलिया का, बट फैक्टर अफेक्टिंग रिप्लेसमेंट थेरेपी हेल्प। तो इसमें क्या होता है, हर 2 से 3 महीने में या 6 महीने में एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, इसको बोलते हैं फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी। प्रिवेंटेड बाय जेनेटिक काउंसलिंग। अगर इसको प्रिवेंट करना है, रोकना है या कम करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू ही प्रिवेंट किया जा सकता है। इसका कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है हीमोफीलिया का। सेकंड है पार्ट 2 मेमोरी। मेमोरी इज द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन। मेमोरी क्या है? मेमोरी एबिलिटी है किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और टाइम आने पर उसको रिकॉल करने के लिए। मेमोरी में 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। पहला होता है एनकोडिंग, दूसरा होता है स्टोरेज और तीसरा होता है रिट्राइवल। एनकोडिंग का मतलब है कोई भी चीज है हम कैसे समझते हैं, समझ में आना। दूसरा है कि अगर कोई चीज हमें अच्छे से समझ में आ गई तो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। रिट्राइवल का मतलब होता है कि टाइम आने पर जब आपको जरूरत हो तो वो चीजें आपको याद आ सके। मेमोरी 3 टाइप की होती है। पहला होता है सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेमोरी 3 टाइप की होती है। द ब्रेन पार्ट मेनली इन्वॉल्व इज द हिप्पोकैम्पस। मेमोरी में जो मेन ब्रेन पार्ट इन्वॉल्व होता है वो है हिप्पोकैम्पस। इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग एंड एडेप्टेशन। अब हिप्पोकैम्पस किस लिए इंपॉर्टेंट है? हमारी लर्निंग के लिए, जो हम याद करते हैं, और एडेप्टेशन के लिए। मेमोरी इंप्रूव विद रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। हमारी मेमोरी इंप्रूव कैसे हो सकती है? किसी भी चीज की रिपीटेशन करने से और प्रैक्टिस करने से। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्कूल में किसी भी सब्जेक्ट को लर्न करते थे तो हमारे टीचर हमें सजेस्ट करते थे कि इसको लिख लिख के अच्छे से याद करके देखो, उसको बोलते हैं रिपीटेशन और प्रैक्टिस। लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनीशिया। अगर किसी भी इंसान को भूलने की बीमारी है, छोटी छोटी बातें अगर वो भूल जाता है तो उस बीमारी को बोलते हैं एमनीशिया। थर्ड पार्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में ये वो बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड की आर्टरीज के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसको हम प्लेक बोलते हैं। प्लेक फॉर्मेशन अगर हमारी आर्टरीज में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उससे हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो ऑर्गन तक बहुत कम पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमें एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी हो सकती है कॉमनली। तो जब अगर हमारे ब्लड में आर्टरीज में प्लेक फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो उससे क्या होगा, हमारी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज पे अफेक्ट पड़ता है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि मतलब अगर हम क्या करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में तो हमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खा रहे हैं, तली चीजें खा रहे हैं डेली, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाने से हमारी आर्टरीज नैरो हो सकती है, उसमें प्लेक फॉर्मेशन बढ़ सकता है। स्मोकिंग करने से, हाइपरटेंशन करने से और जिन भी लोगों को डायबिटीज होता है उनकी भी आर्टरीज नैरो हो सकती है और उनको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। कैन लीड टू हार्ट अटैक और स्ट्रोक। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है और स्ट्रोक भी आ सकता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक के बीच में डिफरेंस क्या है? हार्ट अटैक का मतलब ये है कि हार्ट में सडन पेन होने लगता है और स्ट्रोक का मतलब है दिल की धड़कन अचानक से ही रुक जाती है। प्रिवेंटेड बाय हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डाइट। एथेरोस्क्लेरोसिस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, हेल्दी लाइफस्टाइल से और डाइट से। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के बीच में यहाँ पे डिफरेंस बताना है, जो कि फीचर के बेसिस में यहाँ पे मैंने डिफरेंस बता रखा है। पहला है हमारा लोकेशन के बेस पे। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है जो सेल के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहाँ पे होता है? सेल के अंदर, जिसको मैं आईसीएफ बोलूंगी, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है जिसको मैं ये ईसीएफ बोलूंगी। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है, जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल हमने पढ़ा है, उसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो वो किसका एग्जांपल है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड का। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इनसाइड द सेल। इंट्रासेलुलर फ्लूइड का लोकेशन क्या होता है? इनसाइड द सेल। और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का लोकेशन क्या होता है? आउटसाइड द सेल। परसेंटेज कितनी होती है दोनों की? परसेंटेज होती है इंट्रासेलुलर फ्लूइड की अप्रोक्स 2/3 ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की होती है अप्रोक्स 1/3 ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड। मेजर आयंस कौन कौन से होते हैं? आईसीएफ में मेजर आयंस होते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट आयन।
और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है सोडियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट क्या होता है? एसिड बेस होते हैं। फंक्शन क्या होता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है, साइटोप्लाज्म जो है, वो सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, मेटाबॉलिज्म को, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट वेस्ट को मेंटेन करते हैं। पीएच कितना होता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड का पीएच अप्रॉक्स 7.0 होता है, ठीक है, और स्लाइटली एसिडिक होता है ये, और मतलब बहुत कम एसिडिक होगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है 7.4 क्योंकि ये अल्कलाइन होता है। एग्जाम्पल क्या है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का? साइटोप्लाज्म, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का क्या है? ब्लड का प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। नेक्स्ट है बी पार्ट जो है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वर्सेस इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? जो लंग्स और ब्लड के बीच में होता है, और इंटरनल रेस्पिरेशन किनके बीच में होता है? ब्लड और टिश्यूज के बीच में होता है। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने फीचर्स के बेसिस पे किया है। पहला क्या है? डेफिनेशन, गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। गैस का एक्सचेंज हो रहा है लंग्स और ब्लड के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जैसा कि है नॉर्मल हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं? CO2, तो लंग्स और ब्लड के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या होता है? गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। गैस का एक्सचेंज ब्लड और टिश्यूज के बीच में। लोकेशन क्या होती है? एल्वुलाई ऑफ लंग्स। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की लोकेशन है वो कहाँ होती है? लंग्स में जो एल्वुलाई होती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और बॉडी की जो टिश्यूज होती है उसमें क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है थर्ड है ऑक्सीजन मूवमेंट। एल्वुलाई से ब्लड में होती है, और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्लड से सेल्स के बीच में जाती है। CO2 मूवमेंट क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या होता है? एल्वुलाई से ब्लड, तो CO2 का क्या होगा? ऑक्सीजन मूवमेंट का क्या था? एल्वुलाई से ब्लड, तो CO2 मूवमेंट क्या होगा? ब्लड टू एल्वुलाई। और यहाँ पे क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का मूवमेंट था ब्लड से सेल, तो CO2 का क्या होगा? सेल से ब्लड। फंक्शन क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजनेट होता है ब्लड का। ब्लड क्या होगा? ऑक्सीजनेट होगा, मतलब O2 मिलेगा ब्लड को। और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा? सप्लाइज ऑक्सीजन टू सेल्स। सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा। प्रोसेस टाइप क्या है? फिजिकल एक्सचेंज होता है, क्योंकि हम खुद ही सांस लेते हैं और फिर ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या होता है? सेलुलर लेवल एक्सचेंज होता है, मतलब सेल्स एक्सचेंज करती हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सी में रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस है? फीचर के बेसिस पे ही डिफरेंस किया गया है यहाँ पे। पहला है डेफिनेशन क्या है रेस्टिंग पोटेंशियल की? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो न्यूरॉन की होती है वो रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होती है? रेस्ट पे होती है, मतलब आराम कर रही होती है। और एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रैपिड चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल होती है वो रैपिड चेंज होती है, मतलब ये मूवमेंट करती है। और इनकी वैल्यू क्या है रेस्टिंग पोटेंशियल के? अराउंड -70 MV है, और एक्शन पोटेंशियल की क्या है? +30 MV है लगभग। स्टेट कैसा होता है? नो नर्व इम्पल्स होता है। क्यों? क्योंकि ये रेस्टिंग पोटेंशियल भी होती है ना, तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स अभी काम नहीं करते होते। और एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है? ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या करती है? सिग्नल पहुंचाती रहती है जब ये काम करती है। नेक्स्ट है आयन मूवमेंट कैसा होगा? मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। रेस्टिंग पोटेंशियल किससे मेंटेन किया जाता है? सोडियम पोटेशियम पंप से। और एक्शन पोटेंशियल किससे मेंटेन किया जाता है? रैपिड सोडियम इनफ्लक्स से और पोटेशियम इफ्लक्स से, ठीक है। मेम्ब्रेन स्टेट क्या होता है? बीपोलराइज्ड होता है रेस्टिंग पोटेंशियल में, और एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है? डीपोलराइज्ड एंड रीपोलराइज्ड। पहले डीपोलराइज्ड होता है और फिर दोबारा क्या हो जाता है? रीपोलराइज्ड। फंक्शन क्या होता है? मेंटेन्स रेडीनेस ऑफ न्यूरॉन। ये क्या करता है? न्यूरॉन को रेडी करता है ताकि वो एक्शन कर सके। दूसरा है एक्शन पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स करती है। क्या करती है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम। 6 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप अपने एग्जाम में लिखना है। पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन कि मतलब फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम है क्या। द फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। जो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं तो उनका ब्रेकडाउन कैसे होता है, वही क्या है? फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम है। फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कि हमारे ब्लड क्लॉट फाइब्रिन का कैसे ब्रेकडाउन होता है टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड फ्लो एंड प्रिवेंट ब्लॉकेज ऑफ वेसल्स। अब हमें छोटा सा कट लगा, इंजरी हुई, ब्लड क्लॉट बना, अब वो ब्लड क्लॉट ब्रेकडाउन कैसे होगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम। तो इसकी वजह से फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा, फाइब्रिनोलाइटिक प्रोसेस जो है वो अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो ब्लड फ्लो क्या करेगा? ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा और वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाएगी। तो वेसल्स में ब्लॉकेज ना हो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर? क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मिनोजन। क्या बनते हैं? प्लाज्मिनोजन बनते हैं। ये कैसे बनता है? प्लाज्मिनोजन इज एन इनएक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के प्लाज्मा में बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? प्लाज्मिनोजन। प्लाज्मिनोजन एक इनएक्टिव प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिन।
एक्टिवेशन टू प्लाज्मिन। सेकंड क्या है, पहले प्लाज्मिनोजन फॉर्मेशन हो गया है, अब एक्टिवेशन होगा प्लाज्मिन का। प्लाज्मिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मिन, एक्टिव एंजाइम। प्लाज्मिनोजन हमारे बॉडी में ब्लड प्लाज्मा में नॉर्मल तरीके से पड़ा है, ठीक है, ऐसे ही पड़ा है। उसको एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, प्लाज्मिनोजन किस में कन्वर्ट होगा, प्लाज्मिन में, जिससे वो एक्टिव हो जाएगा। होगा कैसे, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की मदद से होगा, टीपीए जिसको बोलते हैं, और यूरोकाइनेज से होगा। इन दोनों एक्टिवेटर की वजह से, एंजाइम्स की वजह से प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट होकर क्या बन जाता है, प्लाज्मिन बन जाता है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ प्लाज्मिन। एक्शन ऑफ प्लाज्मिन का मतलब प्लाज्मिन अब क्या करेगा, प्लाज्मिन उस ब्लड क्लॉट पे क्या करेगा, प्लाज्मिन डाइजेस्ट फाइब्रिन, जो ब्लड क्लॉट है उसको डाइजेस्ट कर लेगा, मैश प्रेजेंट इन द क्लॉट। क्लॉट के अंदर जितने भी मैश प्रेजेंट है, क्लॉटिंग्स प्रेजेंट है, वो सब वो डाइजेस्ट कर लेगा, कौन, प्लाज्मिन। अब फोर्थ स्टेप क्या है, क्लॉट डिसोल्यूशन। क्लॉट का डिसोल्यूशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ फाइब्रिन लीड्स टू डिसोल्यूशन। जब फाइब्रिन ब्लड क्लॉट छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट, जिसको हम फाइब्रिनोलाइसिस भी बोलते हैं। फिफ्थ स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। अब क्या बनेगा, फाइब्रिन का तो ब्रेक डाउन हो गया, अब उससे क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन बनेगा, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बनेंगे। अब वो जो ब्रेक डाउन हुए तो उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी बनेगा। दीज आर रिलीज्ड इनटू ब्लड आफ्टर क्लॉट ब्रेक डाउन। अब जितने भी फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बनेंगे वो हमारे ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। अब सिक्स्थ स्टेप क्या है, रेगुलेशन होगा। क्या होगा, रेगुलेशन। इनहिबिटर्स होंगे कुछ, जैसे अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन होगा, जो कि एक्सेसिव फाइब्रिनोलाइसिस को इनहिबिट करता है। अब जरूरत से ज्यादा अगर फाइब्रिनोलाइसिस हो गया तो वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन क्या करता है, कंट्रोल करता है फाइब्रिनोलाइसिस को। एंश्योर बैलेंस बिटवीन क्लॉट फॉर्मेशन एंड रिमूवल, और ये बैलेंस भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंक्लूजन। लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है, आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। कंक्लूजन लिखने से हमारा 0.5 या 1 नंबर तो हमारे डेफिनेटली कंफर्म हो जाते हैं। तो फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम हेल्प्स इन रिमूविंग अननेसेसरी क्लॉट्स एंड प्लाज्मिन स्मूथ ब्लड सर्कुलेशन। फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम, द फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम हेल्प्स इन रिमूविंग अननेसेसरी क्लॉट। फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम क्या करता है, जितने भी अननेसेसरी क्लॉट हो जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के अंदर, उसको रिमूव करता है एंड मेंटेन स्मूथ ब्लड सर्कुलेशन, और हमारी बॉडी में स्मूथ ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट का पूरा सोल्यूशन। आई होप आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी। अभी हमने ब्लड में क्लॉटिंग के बारे में पढ़ा, फाइब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं, उनके थोड़े बहुत फंक्शंस पढ़ लेंगे। पहला तो आपको पता ही है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ब्लड वेसल्स आर ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड। ब्लड वेसल्स क्या है, वो ट्यूब्स है। ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, वो नलियां हैं छोटी छोटी, जैसे पाइप होती है ना, उसको बोलते हैं हम ट्यूब। वो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को कैरी करते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स। ब्लड वेसल्स 3 मेन टाइप के होते हैं। पहला होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वीन्स, क्या होते हैं, वीन्स, और होता है कैपिलरीज। क्या होते हैं, कैपिलरीज। यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, ठीक है। आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ब्लड, आर्टरीज हार्ट से ब्लड ले जाने का काम करती है। यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर जितनी भी आर्टरीज होती हैं सभी के सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, और मस्कुलर वॉल्स होते हैं आर्टरीज के। आर्टरीज कैसी होती है, थिक होती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो कौन सी बीमारी थी, एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें हमारी आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती थी, पतली हो जाती थी। किसकी वजह से, प्लेक फॉर्मेशन की वजह से। क्यों, और और आर्टरीज का जो मेन स्ट्रक्चर है वो कैसा है, थिक है, इलास्टिक है, और मस्कुलर वॉल्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नैरो ल्यूमन होता है इसका। हाई ब्लड प्रेशर, नो वॉल्स प्रेजेंट। आर्टरीज में कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा वीन्स। क्या है, वीन्स। वीन्स क्या करती है, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेंगी, और वीन्स क्या करेंगी, बॉडी से ब्लड को लाके हार्ट तक पहुंचाएंगे। यूजुअली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वहां पे क्या था, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के सभी के सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, पल्मोनरी वीन को छोड़ के सभी के सभी वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड याद रखना है, दोनों में यही एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के सभी के सभी आर्टरी क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे, और पल्मोनरी वीन को छोड़ के सभी के सभी वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। वाइड, ये कैसी होती है, वीन्स थिन होती है, पतली होती है, थिन वॉल्स होती हैं, लेस मस्कुलर होती है, मतलब इसमें मसल्स बहुत कम होते हैं। वाइडर ल्यूमन होता है। ल्यूमन का मतलब होता है इनके अंदर जो एक ट्यूब होती है, मतलब एक पाइप होती है, जो उसके अंदर का स्पेस होता है उसको ल्यूमन बोलते हैं। लो ब्लड प्रेशर होता है इसकी वजह से। वॉल्स प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो। इन वीन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड है उसका बैक फ्लो हमारी बॉडी में दोबारा ना हो सके, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जब तक वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा तब तक वो ब्लड हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है। कैपिलरीज क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी की। कनेक्ट आर्टरीज एंड वीन्स। कैपिलरीज क्या काम करती है, आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट
आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती है। वॉल्स आर 1 सेल थिक, एक सेल जितनी थिक होती है इनकी वॉल्स। साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, ये वो साइट है, ये वो जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, वेस्ट का एक्सचेंज होता है। वेरी नैरो ल्यूमन, इनका ल्यूमन जो है अंदर का स्पेस जो है वो बहुत कम होता है। इसका कंक्लूजन लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, Together, arteries, veins, and capillaries form a closed vascular system ensuring efficient transport of substances. आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को अगर हम एक साथ इकट्ठा कर दे तो हमारा क्या बना देती है, हमारी बॉडी का क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसफर करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, जो कि एफिशिएंट मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर देती है। अब आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मुझे यहाँ पे आपको बताना था 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, जो कि 3 तरह की होती है। पहला होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वीन्स, तीसरा होता है कैपिलरीज। आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम करती है, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और जो वीन्स होती है वो क्या काम करती है, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आती है। कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, और वीन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। आर्टरीज में एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लाती, और वीन्स में क्या है, पल्मोनरी वीन, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं लाती। ठीक है। कैपिलरीज क्या करती हैं, आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पार्ट ए, व्हाट इज पल्मोनरी एडिमा, इनुमरेट द फैक्टर्स कॉजिंग इट। पल्मोनरी एडिमा का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। हमारा लंग्स होता है जो रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लंग्स के अंदर सभी को पता है एल्विलाई होता है। एल्विलाई में जब फ्लूइड भर जाता है ना, फ्लूइड फिल हो जाता है, तो उससे जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। अब हम इसका फटाफट इसके कॉजेज क्या है कि फ्लूइड कैसे भर जाता है, ऐसे बोलते हैं ना लंग्स में पानी भर जाना, वही है पल्मोनरी एडिमा। अब आइए इसके सॉल्यूशन अच्छे से सॉल्व करते हैं। पल्मोनरी एडिमा इज अ कंडीशन इन विच फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन द एल्विलाई एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। लंग्स का जो एल्विलाई है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। जिससे हमें क्या डिफिकल्ट होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्ट होने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। कॉजिंग फैक्टर पूछा है इसमें, कॉजिंग फैक्टर है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है लंग्स के अंदर ड्यू टू लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। अगर हमारे लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर पल्मोनरी एडिमा हो गया है, तो हमारा जो हार्ट का लेफ्ट साइड है वो फेलियर हो सकता है, मतलब हार्ट का लेफ्ट साइड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और क्या हो सकता है, ब्लड बैक्स अप इनटू लंग्स। ब्लड क्या करता है, हार्ट का लेफ्ट साइड तो काम करेगा नहीं, तो उसका जो ब्लड है वो हमारे लंग्स के अंदर भी बैकअप आ सकता है, मतलब वापस आ सकता है। डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर को भी डिक्रीज कर देता है, जैसे कि लो प्लाज्मा प्रोटीन, हमारा जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत लो हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इन माल न्यूट्रिशन, लिवर डिसीजेस, जिसकी वजह से प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में कम होगा तो हमें माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, जिसको हम कुपोषण बोलते हैं, जिससे हमें लिवर की बीमारी भी हो सकती है। इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी की जो परमिएबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स और इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इंक्रीज होंगे और इन्फ्लामेशन और सूजन बढ़ जाएगी। सीन इन कंडीशन लाइक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, वैसी ही कंडीशन सेम दिखेगी, मतलब बॉडी में सूजन आने लगेगी, जैसा कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में होता है। फोर्थ हमारे साथ क्या होगा, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, इम्पेयर ड्रेनेज और फ्लूइड फ्रॉम लंग्स, मतलब जितना भी लंग में फ्लूइड भरा हुआ है उसकी ड्रेनेज होने लगेगी, इम्पेयर्ड होने लगेगी, मीन्स है वो लीक, एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि लीक करने लगेगा और वो हमारी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैला सकता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, किडनी फेलियर हो सकता है। लंग्स और किडनी एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। कॉजेस फ्लूइड ओवरलोड इन द बॉडी, हमारी बॉडी में फ्लूइड का अगर ओवरलोड होता है तो उससे हमारा किडनी फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट है हाई एल्टीट्यूड एक्सपोजर हो जाएगा, लीड्स टू हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, हेप, हमें हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, पल्मोनरी एडिमा रिड्यूसेस ऑक्सीजन एक्सचेंज। जब अगर हमारी एल्विलाई है, एल्विलाई क्या करती है, मेन फंक्शन एल्विलाई का ही होता है लंग्स के अंदर कि वो गैसेस का एक्सचेंज करती है। अब वो गैस का एक्सचेंज कर नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ऑक्सीजन एक्सचेंज को बहुत कम कर देंगे एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली, और इससे हमारे लाइफ को भी खतरा हो सकता है अगर उसको टाइम पे क्योर नहीं किया गया, उसका इलाज नहीं कराया गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4A का सॉल्यूशन कि पल्मोनरी एडिमा क्या होता है और उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। इसके फटाफट रिकॉल करा देती हूँ। इसके हमने टोटल 6 फैक्टर्स बताए हैं आपको। पहला है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वजह से हमारा जो लेफ्ट साइड का हार्ट है वो फेल हो सकता है और लंग्स में बैक
ब्लड बैकफ्लो हो सकता है ब्लड का, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर हो सकता है, जिससे प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर जितने भी प्रोटीन है वो कम हो जाएगा और हमें माल न्यूट्रिशन जैसी बीमारी हो सकती है और हमारा लिवर भी खराब हो सकता है। इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, जिससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होंगे, इन्फ्लामेशन होंगी, टॉक्सिन्स होगी, ठीक वैसा ही जैसा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में होता है। फोर्थ है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा कि हमारा जो लंग्स का फ्लूइड है उसमें ड्रेनेज होने लगेगी। फिफ्थ है किडनी फेलियर होगा, कॉजेज फ्लूइड ओवरलोड इन द बॉडी। सिक्स पॉइंट है हाई एल्टीट्यूड एक्सपोजर हो जाएगा, ये भी एक बीमारी है जिससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी है, एक्सप्लेन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन GIT, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंट्रोडक्शन तो लिखना मस्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। देयर डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है एंड कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और कहाँ पे कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, हमें यही बताना है। हमारे माउथ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है। अब जो भी बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज है, जो हमारी स्टमक में जाएगा, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्ट अमाइलेज बिकम्स इनएक्टिव ड्यू टू एसिड। यहाँ पे अमाइलेज का कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिड प्रेजेंट होता है। फिर अब क्या होगा, जितना भी हमारा अमाइलेज या फिर जो भी स्टार्च हमारा बचा हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। पैनक्रियाटिक अमाइलेज वहां से रिलीज होगा जो कि स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करेगा। इंटेस्टाइनल अमाइलेज होते हैं जो कि इनको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल माल्टेज है, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करेगा। सुक्रेज है जो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज करेगा। लैक्टेज भी है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइनल एंजाइम के अंदर। लैक्टोज है, लैक्टेज लैक्टोज में चेंज, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज करेगा। ये पूरा हमारा हो गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे होगी? पहला क्या है, अकर्स मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन, जीजनम। जीजनम के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन हिस्सा है वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड है मोनोसेक्राइड एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज। मैकेनिज्म क्या होती है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, सोडियम डिपेंडेंट होते हैं। फ्रक्टोज क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है फ्रक्टोज का। फिर है फोर्थ पॉइंट है, एब्जॉर्ब्ड शुगर्स एंटर ब्लड एंड गो टू लिवर वाया पोर्टल वेन। अब जो शुगर एब्जॉर्ब हुई है वो क्या करेगी? ब्लड के अंदर एंटर करेगी और लिवर के पास जाएगी, लिवर में जाएगी, किसके थ्रू? पोर्टल वेन के थ्रू। कंक्लूजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर फाइनली एब्जॉर्ब्ड एज मोनोसैकेराइड एंड यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है मोनोसैक, जब पूरा ब्रेक डाउन होने के बाद मोनोसैकेराइड उसकी छोटी चेन बनी बचेगी तो वो क्या करता है? एब्जॉर्ब हो जाता है और वो यूज होता है बाद में हमारे बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी यहाँ पे खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ मंथली साइकिल। ये कैसी है? मंथली साइकिल है, हर फीमेल को पता है ये बात। 28 डेज का साइकिल होता है ये, हर 28 डेज के गैप में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। अब फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल यहाँ पे 4 फेजेस मैंने बता रखे हैं। मेंस्ट्रुअल फेज है 1 to 5 डेज का होता है, कई लोगों का 2 to 3 डेज में खत्म हो जाता है, कई का 4 to 5 डेज में, ऐसे चलता है। मेंस्ट्रुअल फेज होता है 1 to 5 डेज के अंदर होता है। शेडिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, जो यूट्राइन लाइनिंग होती है ना, सबसे अंदर वाली लाइनिंग जो होती है एंडोमेट्रियम, उसका शेडिंग होता है, मतलब वो टूट टूट के मेंस्ट्रुअल फेज में बाहर निकलती है थ्रू वजाइना। कॉजेज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसमें क्या होती है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है फीमेल्स में अक्कर से। फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब मेंस्ट्रुअल फेज अक्कर होता है, मतलब स्टार्ट होता है। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज क्या होता है? 6 to 13 डेज के बीच में कौन सा फेज होता है? फॉलिकुलर फेज होता है। फॉलिकल डेवलप्स इन ओवरी, तो ओवरी के अंदर फॉलिकल डेवलप हो जाता है। हार्मोन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो फॉलिकल ओवरी में डेवलप हो सके। एस्ट्रोजन लेवल इस टाइम पे 6 to 13 डेज में जो फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। एंडोमेट्रियम स्टार्ट रीबिल्डिंग। 5 डेज के बाद जब मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होता है तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो रीबिल्डिंग करना स्टार्ट कर देती है 6 to 13 डेज के अंदर। थर्ड है ओव्यूलेशन फेज, डे 14, मतलब कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म स्टार्ट हुआ है उसके 14th डे, तो 14th डे पर आपका ओव्यूलेशन फेज होता है। उसका मेन ये होता है कि आप खुद भी नोटिस, जो भी फीमेल है वो नोटिस कर सकती है 14th डे या 15th डे में, जब भी आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है उसके 14th डे में बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है फीवर हो गया है।
रिलीज ऑफ मेच्योर ओवम फ्रॉम ओवरी। और ओव्यूलेशन फेज में क्या होता है, मेच्योर ओवम ओवरी से रिलीज हो जाता है, ट्रिगर्ड बाय एलएच। और कौन सा हार्मोन उसको ट्रिगर करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज होता है इसमें। दिस इज द फर्टाइल पीरियड। ये क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है, प्रेगनेंसी के लिए बहुत सुटेबल पीरियड होता है। फोर्थ है ल्यूटियल फेज, डे 15 to 28, 15 से 28 दिन तक कौन सा फेज होता है, ल्यूटियल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्स इन ओवरी, ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है। एंडोमेट्रियम बिकम्स थिक फॉर इम्प्लांटेशन। और 15 to 28 डेज में एंडोमेट्रियम दोबारा से बहुत थिक हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए, कि अगर कोई बेबी डेवलप हुआ है तो वहां पे आके इम्प्लांट हो सकता है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, साइकिल रिपीट। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो दोबारा से वो एंडोमेट्रियम वॉल टूटेगी और मेंस्ट्रुएशन होगी, और फिर दोबारा से ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होती रहती है। कंक्लूजन क्या निकलता है, दीज फेजेस प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी एंड मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये फेजेस क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बाहर का खाने की वजह से मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है ये आगे पीछे होने लगती है। कई गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है ये, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत तरीके के पेन्स होने लगते हैं, उनको हेडेक होता है, ओसीडी जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं कई बार इसी की वजह से। तो मैंने आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डेज, दूसरा है फॉलिकुलर फेज 6 to 13 डेज, थर्ड है ओव्यूलेशन फेज, फोर्थ है ल्यूटियल फेज। क्वेश्चन नंबर 5 बी है डिस्कस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले वही है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। स्लीप इज अ नेचुरल रेस्टिंग स्टेट एसेंशियल फॉर बॉडी एंड ब्रेन फंक्शन। स्लीप जो है, जो स्लीप साइकिल है वो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी और हमारे ब्रेन के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और ये एक नेचुरल रेस्टिंग स्टेट है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन टाइप। जो स्लीप साइकिल होती है वो 2 तरह की होती है। एक होता है NREM स्लीप, जिसको हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बोलते हैं, और एक होता है REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। स्टेजेस ऑफ स्लीप साइकिल, स्टेजेस है स्लीप साइकिल के, पहला है NREM स्टेज, जिसको हम बोलते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जिसको हम लाइट स्लीप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप, मसल्स रिलैक्स, स्लो आई मूवमेंट, इजी टू वेकअप। ये जो स्लीप होती है, जो हम नॉर्मली सोते हैं, आराम से अपने टाइम पे सो गए, और फिर वेकफुलनेस मतलब कि जब हम उठ, फिर अगले टाइम पे हम आराम से उठ जाते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, NREM स्टेज 2 में क्या होता है, डीपर रिलैक्सेशन होता है, मतलब हम बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, हार्ट रेट और हमारी बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, ब्रेन वेव स्लो डाउन, और जो दिमाग है वो भी ब्रेन की जो दिमाग है वो भी चलना कम हो जाता है। NREM स्टेज 3 में क्या होता है, डीप स्लीप होता है, डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप, बॉडी रिपेयर एंड ग्रोथ अकर। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी रिपेयर होने लगती है और इसमें ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की। डिफिकल्ट टू वेकअप, इसमें हमें उठने में बहुत मुश्किल होती है, इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल रिकवरी। अगर हमें बहुत ज्यादा चोट लगी, ऐसा होता है ना, सो जाओ तो आराम मिलेगा, ये वो वाला स्टेज है। REM स्लीप क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट आकर ड्रीमिंग स्टेज होती है, जब हम सपने देखते हैं रात में। ब्रेन इज एक्टिव, बॉडी इज रिलैक्स, जिसमें हमारा ब्रेन एक्टिव होता है और हम सो रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी एंड लर्निंग, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सपने देखना, जिससे हमारी मेमोरी और लर्निंग बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने रात में सपना देखना, कई बार हमें पूरा सपना अच्छे से याद होता है और कई बार हम पूरा सपना भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता, बस ये याद रहता है हम रात में कुछ तो देख रहे थे, बस क्या देख रहे थे ये याद नहीं रहता। तो इसलिए हमें सपने देखने क्यों इंपॉर्टेंट है रात में, मेमोरी और लर्निंग के लिए। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, कंप्लीट स्लीप साइकिल लास्ट अबाउट 90 मिनट। एक स्लीप साइकिल 90 मिनट का होता है, रिपीट सेवरल टाइम ड्यूरिंग द नाइट, और ये 90 मिनट में रिपीट होता रहता है। स्लीप साइकिल का क्या मतलब है कि हर 90 मिनट में हमारा एक स्लीप साइकिल पूरा हो जाता है, और उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, गिवन ओवरव्यू ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में लर्निंग और मेमोरी में क्या डिफरेंस है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो पहले इंट्रोडक्शन लिखना है कि लर्निंग क्या होती है। समटाइम्स हमें क्या लगता है, लर्निंग और मेमोरी क्या है, आर क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो लर्निंग है मेमोरी है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन लर्निंग रेफर्स टू एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या होती है, नई नई नॉलेज को गेन करना, स्किल्स को, बिहेवियर को अपने चेंज करना एक्सपीरियंस के थ्रू। और वाइल मेमोरी क्या होती है, एबिलिटी टू स्टोर, रिटेन एंड रिट्राइव दैट इन्फॉर्मेशन व्हेन नीडेड। तो मेमोरी क्या होती है कि जो भी हमने सीखा है उसको टाइम आने पर उसको स्टोर करना और उसको रिट्राइव करना, याद करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम के लिए, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ये याद किया है, तो अभी क्या किया, हमारे माइंड में ये स्टोर हो गया, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग, अभी सीख रहे हैं। और जब एग्जाम आएगा तो हम क्या करते हैं, अपने दिमाग पे जोर डाल के याद करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन हमने याद किया है या नहीं याद किया, उसको बोलते हैं रीट्राइव। ठीक है, अब लर्निंग क्या होती है, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज। लर्निंग क्या होती है, हमारे माइंड में परमानेंट चेंज होता है, हमारे बिहेवियर में ड्यू टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। टाइप्स ऑफ लर्निंग, 3 टाइप होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, और होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग जो है एसोसिएशन के थ्रू लर्न किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, पैवलोव डॉग एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने पैवलोव डॉग एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है। इसमें क्या किया, पैवलोव नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया,
कि जब वो अपने डॉगी को खाना देता था तो डॉगी के मुंह में लार आने लगती थी। क्या किया, डॉगी को खाना दिया तो हमारा सैलिवेशन होता है ना मुंह में, जैसे हम कोई अच्छी चटपटी चीज अपने मन फेवरेट देखते हो तो मुंह में पानी आने लगता है। तो डॉग का भी यही होता है कि जब डॉग कोई खाना देखता था, फूड देखता था, तो उसके मुंह से सैलिवेशन लार आनी शुरू हो जाती थी। फिर साइंटिस्ट के दिमाग में एक थॉट आया, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक दिन खाना नहीं दिया, घंटी बजाई, और घंटी बजा के उसने देखा कि इस डॉग के मुंह में लार आ रही है कि नहीं, लेकिन नहीं आई। तो उसने क्या किया, कुछ दिनों तक लगातार जब भी वो डॉग को खाना देता था तो घंटी बजाता था। क्या करता था, डॉग को खाना देता था तो घंटी बजाता था। तो ऐसे कुछ दिनों तक रिपीट करने के बाद जब उसने एक दिन क्या किया, खाना नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई, और घंटी बजाने के साथ ही उसको डॉगी के मुंह में सैलिवेशन होने लगा, मतलब लार आने लगी। तो उसी एक्सपेरिमेंट को कि मतलब अगर हम कोई काम प्रक्रिया के साथ करते रहे और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करें, है ना, ऑब्जर्वेशन क्या कहें, क्लास कंडीशनिंग के थ्रू करें, एसोसिएशन के थ्रू, तो वो अगर कोई भी वो चीज अगर हमारे आसपास होगी तो हमारे मुंह हमें एक अनुमान हो जाएगा। जैसे कुत्ते को लगा कि घंटी बजी तो मुझे खाना मिलेगा, और उसको इस चीज का अनुमान होते ही उसके मुंह से लार आने लगी। ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग। अब है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये है लर्निंग थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट, जो हम सीखते हैं जब हमें कोई शाबाशी देता है या जब हमें कोई पनिशमेंट देता है ना। फॉर एग्जाम्पल कि हम स्कूल में होमवर्क करके नहीं गए तो हमें स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी, तो उसको क्या बोलते थे, पनिशमेंट, है ना। तो अगले दिन हम क्या करते थे, होमवर्क करके जाते थे। ऐसे रिवॉर्ड होता है कि फॉर एग्जांपल हमने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो हमने बहुत अच्छा किया, हमें फर्स्ट प्राइज मिला, तो वो हमारे लिए रिवॉर्ड होता था। तो हम सोचते थे नेक्स्ट टाइम जो भी कंपटीशन होगा ना उसमें मैं और अच्छा करूंगा, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। थर्ड है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इन सब चीजों से हम सीखते हैं। लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स, दूसरों को देख के जो हम सीखते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। पर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, अरे देखो उनके बच्चों को देखो, वो कैसे हैं, तुम कैसे हो, तो कंपैरिजन करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम अपने बड़ों को देख के भी सीखते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑल्सो कॉल्ड इमिटेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को हम इमिटेशन लर्निंग भी कहते हैं। अब बारी आती है मेमोरी। मेमोरी कितने टाइप की होती है, मेमोरी किसे कहते हैं। मेमोरी इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन। मेमोरी एक मेंटल प्रोसेस है, दिमाग वाला प्रोसेस है, जो कि पहले तो हमें जो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले एनकोड होता है, हमारे माइंड तक जाता है, फिर वो स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखता है कि इसके बारे में मुझे कुछ पता है, हमारे माइंड सोचता है, फिर वो याद करता है, रिट्राइव करता है। रिट्राइव का मतलब याद करता है उस इन्फॉर्मेशन को। फिर प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहले एनकोडिंग होता है, मतलब कन्वर्जन ऑफ सेंसरी इनपुट इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड, फॉर एग्जांपल रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल हमने रीडिंग करी या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, जैसे मैंने अभी आपको लर्निंग के बारे में बताया, तो ये रीडिंग कर लिया और अंडरस्टैंड कर लिया। अब क्या होगा, स्टोरेज होगा इसका, रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो इन्फॉर्मेशन का जो रिटेंशन है वो 2 तरीके से हो सकता है, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के थ्रू, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। रिट्राइवल होता है रिकॉलिंग स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो तो उसको याद करना, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को, उसको बोलते हैं रिट्राइविंग। तो फोर्थ पॉइंट है टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की। पहला क्या है, सेंसरी मेमोरी है। क्या है, सेंसरी मेमोरी। यहाँ पे वो मिसिंग हो गया है, पता नहीं कैसे इतनी सारी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे सेंसरी मेमोरी का पॉइंट जो है वो मिसिंग है। फर्स्ट क्या है, सेंसरी मेमोरी, जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, मतलब मिली सेकंड्स के लिए। स्टोर सेंसरी इंप्रेशन, जो हमारा नॉर्मल इंप्रेशन होते हैं ना, सेंसरी मीन्स ये हम जल गए, है ना, हमने कोई गर्म चीज को हाथ लगा लिया, गर्म बर्तन छू लिया, तो उसको बोलते हैं सेंसरी इंप्रेशन। ये बहुत जल्दी काम करता है, मिली सेकंड्स के अंदर, कि हमें अपना हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है, इसको बोलते हैं सेंसरी, जो कि बहुत जल्दी काम करता है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एसटीएम। टेम्पररी स्टोरेज के लिए होता है, 15 से 30 सेकंड के लिए, लिमिटेड कैपेसिटी होती है इसकी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज होती है। कोई भी चीज अगर हम अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो परमानेंट स्टोरेज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई मूवी देखी है तो वो शॉर्ट टर्म या सेंसरी में नहीं जाता है, डायरेक्ट किस में स्टोर होता है, जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लार्ज कैपेसिटी होते हैं, इंक्लूड्स फैक्ट्स, स्किल्स, एक्सपीरियंस, जो कि हम सीखते हैं, कंप्यूटर सीख लिया हमने, जो एक्सपीरियंस लिया है, जो फैक्ट्स याद करते हैं वो बहुत जल्दी याद होती है, वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है। नेक्स्ट है ब्रेन का कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है मेमोरी के अंदर, तो हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व होता है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरिब्रम होता है इन्वॉल्व इन थिंकिंग, रीजनिंग एंड मेमोरी स्टोरेज, जो हम सोचते हैं, रीजनिंग करते हैं, तो उसके लिए क्या कौन इंपॉर्टेंट होता है, सेरिब्रम। एमिगडाला किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, इन्वॉल्व इन इमोशनल मेमोरी, हम कभी रोने लगते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एमिगडाला। कभी इमोशनल मेमोरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एमिगडाला। सिक्स्थ है इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। मेमोरी और लर्निंग का इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प इन अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल, जीवन जीने के लिए और सर्वाइवल के लिए, अडेप्टेशन के लिए बहुत हेल्प करता है लर्निंग और मेमोरी। एसेंशियल फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, अगर हमारी लर्निंग और मेमोरी ही वीक रहेगी, स्ट्रांग नहीं होगी, तो हमारे एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। होता है ना, कई बच्चे क्लास में कैसे होता है, जब हम भी छोटी क्लासेस में थे तो कुछ बच्चे डम्प होते हैं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। तो कुछ बच्चों का दिमाग उस प्रॉपर वे में काम नहीं करता, मतलब उनकी लर्निंग और मेमोरी बहुत अच्छे से काम नहीं करती है। जैसे कुछ बच्चों की कंप्लेन होती है ना, मैम मैं तो याद करता हूँ बट टेस्ट के टाइम पे भूल जाता हूँ, ये क्या होता है, इसलिए
लर्निंग और मेमोरी का होना बहुत जरूरी है, स्ट्रांग होना। इंपॉर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन लेने में और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लर्निंग और मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है लर्निंग और मेमोरी। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? लर्निंग एंड मेमोरी आर एसेंशियल ब्रेन फंक्शन। ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो यही है, लर्निंग और मेमोरी। दैट अलाउ ह्यूमन टू अक्वायर नॉलेज, जो अलाउ करता है ह्यूमन को कि अच्छी अच्छी नई नई नॉलेज को गेन करें, रिटेन करें, एक्सपीरियंस को मतलब एक्सपीरियंस गेन करें, रिस्पॉन्ड करें इफेक्टिवली टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ अच्छे से मिलजुल कर रह सके। ये कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी है, व्हाट आर लिवर फंक्शन टेस्ट, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंट। लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं और वो इंपॉर्टेंट क्यों हैं? लिवर फंक्शन टेस्ट आर अ ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, यूज टू इवैल्यूएट द हेल्थ, एफिशिएंसी एंड डैमेज ऑफ द लिवर, जो कि हमारे हेल्थ को इवेल्यूट करने के लिए किए जाते हैं, एफिशिएंसी के लिए और डैमेज ऑफ द लिवर, मतलब हमारा लिवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए ये टेस्ट किया जाता है, लिवर फंक्शन टेस्ट। दीज टेस्ट मेजर एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड और प्रोसेस्ड बाय द लिवर। हमारे लिवर में कौन से एंजाइम कैसे काम कर रहे हैं, प्रोटीन्स कौन कौन सी है, सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कौन कौन से सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन सबको पता करने के लिए हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट में? पहला है बिलीरुबिन। क्या है बिलीरुबिन? ये क्या करता है? फॉर्म्ड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। जब हम हीमोग्लोबिन को ब्रेक करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं, तब बनता है हमारा बिलीरुबिन। टाइप्स क्या होते हैं? टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। बिलीरुबिन के टाइप कितने होते हैं? 3, टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इंक्रीज लेवल कॉज जॉन्डिस, अगर बिलीरुबिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया इसका मतलब हमें जॉन्डिस है, मतलब पीलिया है। नेक्स्ट है, सेकंड क्या है? लिवर एंजाइम्स। हमारी बॉडी में, हमारे लिवर में बहुत ज्यादा लिवर एंजाइम्स होते हैं। पहला तो है एएलटी, एलानिन एमिनो ट्रांसफेरेज। दूसरा है फाउंड मेनली इन लिवर सेल, लिवर सेल में ही एएलटी पाया जाता है बहुत ज्यादा। एलिवेटेड इन लिवर इंजरी, जब हम एलिवेटेड इन लिवर इंजरी, हेपेटाइटिस, जब हमें हेपेटाइटिस होता है या फिर लिवर में कोई इंजरी होती है तब इसमें ये काम आते हैं एएलटी एंजाइम। एएसटी, एस्परेट अमीनो ट्रांसफरेट। एएसटी कब काम आते हैं? फाउंड इन लिवर एंड मसल्स। एएसटी कहाँ पे मिलते हैं? लिवर और मसल्स में। इंक्रीज इन लिवर डैमेज एंड मसल इंजरी, जब लिवर डैमेज हो जाता है और मसल इंजरी होती है तब जाके ये एंजाइम बढ़ जाते हैं। एएलपी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, प्रेजेंट इन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? एएलपी। एलिवेटेड इन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जब बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तब जाके ये एलिवेट होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन कौन सी होते हैं? एल्ब्यूमिन होते हैं जो कि सिंथेसिस, लिवर सिंथेसाइज करती है, बनाती है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रोटीन क्या करता है? एल्ब्यूमिन क्या करता है? प्रोटीन एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। लो लेवल्स इंडिकेट्स लिवर डिसफंक्शन। लो लेवल अगर होता है एल्ब्यूमिन का तो लिवर डिसफंक्शन होने लगता है, काम करना बंद कर देता है। टोटल प्रोटीन इंक्लूड्स एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। टोटल प्रोटीन में क्या क्या होता है? एल्ब्यूमिन होता है और ग्लोब्यूलिन होता है। रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल लिवर फंक्शन, ये टोटल प्रोटीन हमारे लिवर के पूरे फंक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है लिवर फंक्शन टेस्ट के? इंपॉर्टेंस पहला है डायग्नोसिस ऑफ लिवर डिजीज। कौन कौन से अगर हम लिवर फंक्शन टेस्ट कब कर सकते हैं? जब हमें हेपेटाइटिस हो, सीरियोसिस हो या फैटी लिवर हो, मतलब लिवर फैटी हो। डिटेक्शन ऑफ जॉन्डिस के लिए बेस्ड ऑन बल्ब्यूरिन लेवल। मॉनिटरिंग लिवर डैमेज अगर होता है तब ड्यू टू अल्कोहल, ड्रग्स और टॉक्सिन्स, अगर कोई ज्यादा अल्कोहल लेता है, ड्रग्स लेता है, टॉक्सिन्स लेता है, तभी भी हम एलएफटीएस कर सकते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लिवर फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसाइज एंड मेटाबॉलिज्म, कि हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन लेवल कम है, मेटाबॉलिज्म बहुत लोअर है, तब हम एलएफटीएस करा सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ बाइल डक्ट फंक्शन, बाइल डक्ट अगर काम नहीं कर रहा है तब इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा और हमें ऑब्स्ट्रक्शन के डिटेक्ट हो जाएगा। मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट यूज टू चेक इंप्रूवमेंट और प्रोग्रेशन, हमारी बॉडी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है उसके लिए हम एलएफटीएस का टेस्ट करवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है? हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ लिवर डिसऑर्डर, लिवर में अगर कोई भी कमी होती है, कोई भी बीमारी होने लगती है तो एलएफटीएस की मदद से हम इसका अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। गाइड्स डॉक्टर इन ट्रीटमेंट प्लानिंग, डॉक्टर अगर हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा अगर हमने एलएफटीएस टेस्ट करा दिया। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस बाय टाइमली डायग्नोसिस, ये कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकती है ताकि हम टाइमली डायग्नोसिस कर सके। कंक्लूजन इसका क्या है? LFTS आर एसेंशियल डायग्नोस्टिक टूल। LFTS क्या है? एसेंशियल डायग्नोस्टिक टूल है दैट प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट लिवर हेल्थ एंड हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लिवर डिसीजेस। LFTS क्या करता है? अगर हमारे लिवर में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, लिवर का हेल्थ पता चलेगा और हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। जितनी भी लिवर डिजीजेज है वो मैनेज हो सकती हैं अच्छे से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ममेलियन किडनी। ममेलियन किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से। तो किडनी क्या है? किडनी इज अ वाइटल एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी जो है वो हमारी वाइटल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बैलेंस होम्योस्टेसिस।
ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट रिमूवल होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? किडनी की। ह्यूमन हैव अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड किडनी। ह्यूमंस के पास दो किडनीज होते हैं, पेयर होती है किडनी के। क्या होते हैं? पेयर होते हैं किडनी के और दो होते हैं। जस्ट लाइक दैट, इसमें से हमारा सेंट्रल जो होता है वो कनकेव होता है जिसमें से यूरेटर बाहर निकला होता है, ठीक है। और इसके अंदर नेफ्रॉन्स के बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर जिसका स्ट्रक्चर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बनाना था। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कैसी है अभी हम देख सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। पहला तो होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो कि बीन शेप्ड होता है, जो कि मैंने अभी दिखाया है यहाँ पे। दूसरा होता है कवर्ड बाय फाइब्रस कैप्सूल, और जो कवर्ड होता है किडनी वो किससे होता है? फाइब्रस कैप्सूल से कवर्ड होता है। हैज अ कनकेव रीजन, जो कि ये सर्कल आपको दिख रहा है हाफ सर्कल, ये कनकेव रीजन है, कॉल्ड हाइलम, और इसको बोलते हैं हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम, जो कि मैंने हाई लिखा है। एंट्री एग्जिट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड यूरेटर, यहाँ से ब्लड वेसल्स हमारे किडनी के अंदर जाती है, और जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है ये है यूरेटर। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है नेक्स्ट नीचे देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर है कॉर्टेक्स, मेडुला और रीनल पेल्विस। कॉर्टेक्स में क्या होता है? आउटर रीजन होता है, कंटेन्स ग्लोमेरुली एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। पीसीटी और डीसीटी होते हैं इसमें। साइट ऑफ फिल्ट्रेशन का ये साइट होता है, कॉर्टेक्स जो रीजन है वो। मेडुला रीजन जो है वो अंदर का रीजन होता है, कंटेन्स रीनल पिरामिड्स, और इसमें क्या बने होते हैं? रीनल पिरामिड्स बने होते हैं। और इसमें क्या होता है? लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट होता है। रीनल पेल्विस में क्या होता है? फनल शेप कैविटी है ये, कलेक्ट यूरिन एंड पास इट टू यूरेटर। इसके अंदर सारा का सारा फिल्टर हो जाता है हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट है, यूरिन जैसे फिल्टर होकर इसमें कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे रीनल पेल्विस में कलेक्ट हो जाएगा, और फिर ये यूरेटर के थ्रू पास होकर हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है किडनी की? वो है नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, कम से कम अप्रोक्स 1 मिलियन में पर किडनी में हमारा नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन के पार्ट्स मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताए थे। पार्ट ए में बोमन्स कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनले, कलेक्टिंग डक्ट होता है। अब किडनी का फंक्शन क्या क्या होता है तो ये देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ किडनी, एक्सक्रीशन के लिए होता है किडनी, रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड होता है हमारी बॉडी में जितना भी होता है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट को अगर हमें बाहर निकालना है तो इसका फंक्शन काम कौन करेगा? किडनी। अगर हमारी किडनी में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट होने लगेंगी और बॉडी को बहुत हार्म करती है। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस के रेगुलेशन के लिए भी हमारा किडनी ही रिस्पॉन्सिबल है। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन, फ्लूइड बैलेंस को कौन मेंटेन करता है? किडनी। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं, मतलब सोडियम पोटेशियम कैल्शियम लेवल्स को हमारी बॉडी में कौन मेंटेन करता है? किडनी। एसिड बेस बैलेंस कौन करता है? हमारे ब्लड के पीएच को कौन मेंटेन करता है? हमारा किडनी। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन कौन करता है? वाया रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू ब्लड प्रेशर हमारा रेगुलेट होता है, और करता कौन है? किडनी करता है। हार्मोन प्रोडक्शन प्रोड्यूसेस एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी फॉर्मेशन, जो किडनी का काम है क्या? आरबीसी फॉर्मेशन करना भी किडनी का काम है, जो एरिथ्रोपोइटिन नाम का प्रोटीन निकालती है। कंक्लूजन क्या है? किडनी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एक्सक्रीशन एंड मेंटेनिंग इंटरनल स्टेबिलिटी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। हमारी बॉडी का जो इंटरनल स्टेबिलिटी है, चाहे वो वाटर लॉस हो या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो, बहुत एक्सक्रीशन हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्मोन प्रोडक्शन हो, तो ये सारा का सारा कौन मेंटेन करता है? किडनी मेंटेन करती है। तो किडनी का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। अगर एक किडनी अगर हमारी फेल हो गई है तो एक किडनी से हम हाफ लाइफ अपना आराम से मैनेज कर सकते हैं, बट अगर हमारी गलती से भी दोनों किडनियां खराब हो गई तो इंसान का जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका एक ही ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट करना। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रीनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड बफर सिस्टम। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। इंट्रोडक्शन है इसका। द किडनी रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, मतलब जो किडनी है वो हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करती है बाय कंट्रोलिंग हाइड्रोजन आयन को कंट्रोल करके, एंड बाइकार्बोनेट आयंस को, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस को कंट्रोल करती है, जिससे हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन होता है। मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड, हमारे नॉर्मल ब्लड का पीएच होता है 7.4, इससे कम हुआ तो भी हमारी बॉडी को नुकसान होगा और इससे ज्यादा हुआ तो भी हमारे बॉडी को नुकसान होगा। मैकेनिज्म ऑफ रीनल रेगुलेशन। अब मैकेनिज्म ऑफ रीनल रेगुलेशन का मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहला क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट का क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन होगा, जिसका सिंबल है HCO3-, अकर्स मेनली इन पीसीटी। बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? ये बात याद रखने की चीज है, वो होता है पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले। मतलब एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर हमने अच्छे से कर लिया तो हमारा पूरा का पूरा 2-3 क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन पेपर में सॉल्व हो सकते हैं। अकर्स मेनली इन पीसीटी। प्रिवेंट लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट इन यूरिन के थ्रू हमारा बाइकार्बोनेट लॉस ना हो जाए यूरिन में मिक्स होकर, तो उसका प्रिवेंट कौन करता है? रीनल रेगुलेशन के थ्रू बाइकार्बोनेट हमारा यूरिन में मिक्स नहीं होता है। हेल्प मेंटेन अल्कलाइन रिजर्व को मेंटेन करता है।
सेकंड है सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन को भी सिक्रीट करते हैं, जैसे कि रीनल रेगुलेशन में पहला क्या था, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, अब क्या है, सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। किडनी ट्यूब्यूल्स एक्टिवली सिक्रेट H+ इनटू यूरिन, यूरिन के अंदर H+ आयंस किडनी ट्यूब्यूल्स रिलीज करती है, रिमूव एक्सेस एसिड फ्रॉम बॉडी, और इस H+ आयंस के थ्रू हमारी बॉडी का जितना भी एक्सेस एसिड होता है वो रिमूव हो जाता है यूरिन के थ्रू। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड सिस्टम, अब कार्बोनिक एसिड बनेगा, कैसे बनेगा, CO2 है हमारे पास, H2 अगर इसमें वाटर बनेगा तो पहले बनेगा H2CO3 और फिर H+ हाइड्रोजन आयन तो यूरिन में मिक्स हो जाएंगे और बाइकार्बोनेट आयन PCT में स्टोर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अमोनिया बफर सिस्टम, फोर्थ सिस्टम है, NH3 कंबाइंस विद H+, NH3 अब क्या करेगा, H+ के साथ कंबाइन करेगा और अमोनियम आयन बना देगा और एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और यूरिन में H+ आयंस मिल रहे हैं तो अमोनियम आयन क्या करेगा, यूरिन में मिक्स होकर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है फॉस्फेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम कैसे बनता है, H+ कंबाइंस विद फॉस्फेट आयन, H+ क्या करता है, फॉस्फेट आयन के साथ कंबाइन करता है, फॉर्म्स एसिटिक सॉल्ट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, फिर एसिटिक सॉल्ट बनाएगा फिर एसिडिक सॉल्ट बनाएगा और यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। ओवरऑल इफेक्ट इसका क्या होगा, रीनल रेगुलेशन का रीनल रेगुलेशन का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो है एक्सेस एसिड रिमूव हो जाएगा, एक्सेस बेस जो होगा वो कंजर्व हो जाएगा, और मेंटेन पीएच बैलेंस ऑफ ब्लड, और ब्लड का जो पीएच बैलेंस है वो ऑलवेज मेंटेन रहेगा। रीनल रेगुलेशन का काम ही होता है कि ब्लड के पीएच को मेंटेन करना। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, किडनी प्लेज अ की रोल इन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग एसिड एंड कंजर्विंग बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या है, हमारा बेस है, बाइकार्बोनेट को हमें कंजर्व करना है और जो एक्स्ट्रा एसिड है उसको हमें रिमूव करना है। तो किडनी का मेन जो की रोल होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के लिए, किसके रेगुलेशन के लिए, एसिड बेस बैलेंस के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी में चाहे वो वाटर बैलेंस हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो, चाहे एसिड बेस बैलेंस हो, सभी को कौन मेंटेन करता है, वो हमारी किडनी मेंटेन करती है। ये किडनी है ना, और किडनी कितनी होती है, बीन शेप्ड होती है और पेयर में होती है। ये हमारा यूरेटर होता है जिसके अंदर से ब्लड वेसल्स नेफ्रॉन तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री, 4 मार्क्स के हैं, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं 4 के 4 बताऊंगी यहाँ पे, और इसमें से आपको लेकिन कोई 3 करने होंगे पेपर में। पहला है न्यूरोट्रांसमीटर्स, अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल मैसेंजर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स अक्रॉस अ साइनेप्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर और टू मसल्स ग्लैंड। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, साइनेप्स के थ्रू सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, या फिर एक मसल से दूसरे मसल, या फिर ग्लैंड तक करते हैं। साइनेप्सिस क्या करती है, सिग्नल को ट्रांसफर करती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। हमारे बॉडी में सिग्नलिंग का काम न्यूरोट्रांसमीटर्स ही करती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का मतलब क्या है, अगर बाई चांस हमने किसी हॉट मग को, है ना, गर्म पानी को या गर्म जग को हाथ लगा दिया, तो हमारा हाथ कैसे डिसाइड करेगा कि हम अपने हाथ को दूर करना है, तो वो किसके थ्रू होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है, जिसमें न्यूरॉन का नाम सुना है ना, जिसमें साइनेप्सिस होते हैं न्यूरॉन्स में, और साइनेप्सिस क्या करती है, सिग्नलिंग का काम करती है, जो हमारी बॉडी में हमारे माइंड तक कनेक्टेड होती है। फिर हमारा माइंड डायरेक्ट करता है कि अपने हाथ को पीछे करना, और ये विद इन सेकंड्स होता है, जिससे हमें पता भी नहीं चलता कि कब क्या हो रहा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूरोमीटर्स, कितने टाइप के, 2 टाइप्स ऑफ न्यूरोमीटर। पहला होता है एक्सिटेटरी न्यूरोमीटर, दूसरा है इनहिबिटरी न्यूरोमीटर। एक्सिटेटरी न्यूरोमीटर का मतलब क्या, स्टिमुलेट नर्व इंपल्स, ये क्या करता है, नर्व इंपल्स को स्टिमुलेट करता है, इसका एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन। दूसरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, दूसरा है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये नर्व एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, जिसका एग्जांपल है गाबा, GABA। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम आगे। पहला है डोपामाइन, इन्वॉल्व इन मूड एंड रिवार्ड। डोपामाइन क्या करता है, हमारे मूड और रिवार्ड को, जब हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारी खुशी को शो करता है, जब हमें कोई अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, प्राइज मिलता है, तो डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सेरोटोनिन क्या होता है, रेगुलेट मूड एंड स्लीप, जब हमें बहुत ज्यादा नींद आती है, नींद हमें किसकी वजह से आती है, सेरोटोनिन हार्मोन की वजह से आता है। नेक्स्ट कंट्रोल्स अलर्टनेस को कौन कंट्रोल करता है, नोराड्रेनालिन। अलर्टनेस को कौन कंट्रोल करता है, नोराड्रेनालिन। इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल हम सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, हम रोड पे चल रहे हैं और फिर हम अलर्ट रहते हैं कि साइड से गाड़ी ना आ जाए, है ना, साइड से कोई कार ना आ जाए, कोई व्हीकल ना आ जाए, तो इसीलिए हम तो उस टाइम पे हमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी से, नोराड्रेनालिन। इसके फंक्शन क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करना, कंट्रोल ऑफ मूड, मेमोरी एंड बिहेवियर, हमारे मूड को, हमारी मेमोरी को, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करना। तीसरा है रेगुलेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करना। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन विद इन द नर्वस सिस्टम। न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत जरूरी है ताकि हमारे नर्वस सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन हो सके।
ठीक है। नेक्स्ट माइक्रो सर्कुलेशन, पहले लिखना है इंट्रोडक्शन। माइक्रो सर्कुलेशन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। माइक्रो सर्कुलेशन का क्या मतलब है? ब्लड का फ्लो होना सबसे छोटे ब्लड वेसल्स में। कंपोनेंट क्या है? आर्टियोल्स, कैपिलरीज और वेन्यूल्स। ठीक है, आर्टरीज और वीन्स तो इनके कंपैरिजन में बहुत बड़े हैं, है ना। तो आर्टियोल्स, कैपिलरीज और वेन्यूल्स ये छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं जिनके बीच में ब्लड का फ्लो होना, उसको बोलते हैं माइक्रो सर्कुलेशन। इनका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू, टिश्यूज में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करना, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी? वेरी स्लो ब्लड फ्लो होता है इनका। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फ्लो होता है बहुत स्लो होता है। थिन वेसल वॉल्स होती है इनके, स्पेशली कैपिलरीज में। लार्ज सरफेस एरिया होता है इनका, मतलब जो ऊपर का सरफेस एरिया होता है बहुत बड़ा होता है। इनका कंक्लूजन तो हमें हर क्वेश्चन में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रो सर्कुलेशन इज क्रूशियल फॉर एफिशिएंट एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ब्लड और टिश्यूज के बीच में जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है या न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है उसके लिए माइक्रो सर्कुलेशन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा बोन सेल्स। बोन सेल्स का सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। बोन टिश्यू कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन, मेंटेनेंस एंड रिसॉर्प्शन ऑफ बोन। तो बोन टिश्यूज क्या करते हैं? बोन टिश्यूज के पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर्मेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन के लिए। बोन सेल्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट। पहला है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट में क्या होता है? बोन फॉर्मिंग सेल्स, मतलब वो सेल्स जो बोन बनाती है। सिक्रीट बोन मैट्रिक्स, मतलब ये जो सेल्स है वो बोन मैट्रिक्स को सिक्रीट करेंगे। ओस्टियोसाइट्स का मतलब होता है मैच्योर बोन सेल्स। वो बोन सेल्स जो मैच्योर हो चुके हैं उनको ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। मेंटेन बोन टिश्यू। ओस्टियोसाइट्स क्या करती है? बोन के जो टिश्यूज होते हैं उनको मेंटेन करती है। ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है? बोन रिजॉर्बिंग सेल्स, जो बोन को रिजॉर्ब करती है वो है ओस्टियोक्लास्ट। ब्रेक डाउन बोन मैट्रिक्स, ये बोन मैट्रिक्स क्या होते हैं? ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं। नेक्स्ट इनका फंक्शन क्या है बोन सेल्स का? मतलब बोन सेल्स का मतलब क्या? जो बोन में हमारी छोटी छोटी सेल्स और टिश्यूज होती है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। फंक्शन है बोन ग्रोथ एंड रिपेयर, बोन की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, कि बोन में अगर कोई चोट आई है तो इनके लिए ये तीनों सेल्स बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती है। कैल्शियम स्टोरेज एंड रेगुलेशन, कैल्शियम के स्टोरेज के लिए और रेगुलेशन के लिए बोन सेल्स जरूरी है। मेंटेनेंस ऑफ बोन स्ट्रेंथ की मेंटेनेंस के लिए भी बोन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंक्लूजन क्या है इनका? बोन सेल्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन बोन स्ट्रक्चर। बोन सेल्स एक साथ मिलकर काम करती है ताकि बोन का स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म मेंटेन हो सके। लास्ट है हमारा स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स क्या होती है? स्मूथ मसल सेल्स आर नॉन स्ट्रिएटेड। स्मूथ मसल सेल्स का डायग्राम भी बनाना था ना, फर्स्ट मसल फाइबर का बनाना था, सॉरी। Smooth muscle cells are non-striated involuntary muscle found in internal organ. Smooth muscle cells हमारे internal organs में पाई जाती हैं जो non-striated होती है और involuntary मतलब अनैच्छिक होती हैं। जो involuntary muscles क्या होती है? जो हम अपनी इच्छा से मूव नहीं कर सकते। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड सेल होते हैं, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है और नो स्टीरिएशन, मतलब इसमें कोई स्टीरिएशन नहीं होते, इनमें कोई बैंड नहीं होते। लोकेशन क्या है इनकी? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में होता है यूट्रस। तो जो स्मूथ मसल सेल है वो इन सभी चीजों में पाई जाती। जो बोन नहीं, स्मूथ मसल सेल्स हैं वो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में पाई जाएंगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यूरिनरी ब्लैडर में और यूट्रस में। फंक्शन क्या होता है इनका? मूवमेंट ऑफ फूड, पेरिस्टाल्सिस। मूवमेंट ऑफ फूड के लिए भी स्मूथ मसल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है तो फूड का मूवमेंट बहुत इजी तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ब्लड वेसल डायमीटर। ब्लड वेसल्स के डायमीटर को रेगुलेट करने के लिए भी स्मूथ मसल सेल्स बहुत हेल्प करती है। कंट्रोल ऑफ इंटरनल ऑर्गन मूवमेंट, इंटरनल ऑर्गन के मूवमेंट को भी कौन कंट्रोल करता है? स्मूथ मसल सेल। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? स्मूथ मसल्स प्ले अ वाइटल रोल इन इनवॉल्यूंटरी बॉडी फंक्शन। जो स्मूथ मसल्स हैं वो इनवॉल्यूंटरी बॉडी फंक्शंस के लिए, जो अनैच्छिक बॉडी फंक्शंस होती है, फॉर एग्जांपल हमारी किडनी, हमारा लिवर, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उनके रोल के लिए, उनके वर्किंग के लिए, मैकेनिज्म के लिए बहुत स्पेशल वाइटल रोल प्ले करती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है, खत्म हो गया है। तो ये था दिसंबर 2025 का पूरा पेपर सॉल्यूशन इन वन वीडियो BBCCT 115 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।